ओ मेरी जान मलाई की बर्फी। देखने दो मुझे। मूर्ख माना तुम्हारा है कि सुरताल के साथ साथ। अमीर लोगों की जवानी शानदार होती है क्योंकि उन्हें उस टाइम रिस्पेक्ट और लड़कियां दोनों ही मिल रही होती है, पर उनका बुढ़ापा कुछ ठीक नहीं होता क्योंकि उनके अपने ही उनके जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसी थीम पर आज की मूवी बेस्ड है। ये कहानी है लियोनॉर्ड की, जो एक 60 साल का भुलक्कर बुढ़ा पर अमीर इंसान है। उसने पैसे कमाए हैं अपनी वाइन रिफाइनरी के बिजनेस से। वैसे अभी वो एक कब्रिस्तान में है क्योंकि अपनी वाइफ रोजलैंड के गुजर जाने के बाद लियोनॉर्ड हर वेडनेसडे और सैटरडे को अपनी वाइफ के कब्र पर आकर फूल चढ़ाता है। पर अभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और ग्रेवयार्ड के केयरटेकर की वाइफ ने लियोनॉर्ड के दोनों भतीजों बेन और डस्टिन को बुलाया है। आगे हम बेन और डस्टिन को देखते हैं जो ग्रेवयार्ड में अपनी अपनी गाड़ी से आते हैं। वैसे ये दोनों लियोनॉर्ड को पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि लियोनॉर्ड जल्दी से मर जाए क्योंकि उनसे लियोनॉर्ड का बुढ़ापा सहन नहीं हो रहा था। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि लियोनॉर्ड केयरटेकर के वाइफ की बेड पर पड़ा हुआ है। उन्हें यह समझ नहीं आता है कि लियोनॉर्ड की तबीयत ग्रेवयार्ड में खराब हुई तो वो यहाँ अंदर बेड पर क्या कर रहा है। पर जब वो लियोनॉर्ड के हाथ में केयरटेकर की वाइफ की पैंटी देखता है तो वो समझ जाता है कि बुढ़े के बंदूक में अभी भी बारूद बाकी है। वैसे लियोनॉर्ड को खुदाई करते वक्त ही हार्ट अटैक आया था और उसके अंदर इतनी हवस भरी हुई है कि वो बेहोशी में ही पुस्सी पुस्सी बोल रहा है और सबको लग रहा है कि लियोनॉर्ड प्यार से अपनी वाइफ रोजलैंड को पुस्सी बुलाता है और अभी भी पुस्सी पुस्सी बोलकर वो अपनी मरी हुई वाइफ को याद कर रहा है। पर इस थरकी बुढ़े की सच्चाई हम सब जानते हैं। घर आने पर हम लियोनॉर्ड के फैमिली मेंबर से मिलते हैं। पहली है जोल जो डस्टिन की वाइफ है। बात करें डस्टिन की तो वो एक रिटायर्ड कमांडर है। दूसरी है इटालिया जो बेन की वाइफ है और ये रो रहा लड़का एडोन इन्हीं दोनों का बेटा है। वैसे अभी प्रिस्ट एटिलो ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि लियोनॉर्ड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वही अंदर डॉक्टर पवन लियोनॉर्ड का चेकअप कर रहे थे और वो बताते हैं कि लियोनॉर्ड को हार्ट अटैक आया था। अभी भी उनकी हालत सीरियस है और अगर लियोनॉर्ड को दूसरा हार्ट अटैक आया तो उसकी मौत भी हो सकती है। वैसे अभी भी बुढ़े की जबान पर बस पुस्सी का नाम ही मंडरा रहा था। वही डॉक्टर और प्रीस्ट के जाते ही हमें लियोनॉर्ड की फैमिली वालों की सच्चाई पता चलती है कि वो सब उसे मारना चाहते हैं ताकि वाइन बनाने का पूरा बिजनेस उनके नाम पर हो जाए क्योंकि वो अपने इस वाइन के बिजनेस को अमेरिका की कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। पर लियोनॉर्ड इस डील के खिलाफ है। लेकिन अब जब लियोनॉर्ड मरने वाला है तो उसके परिवार वाले अमेरिकन कंपनी के मालिक मिस्टर कीच को कॉल करके डील के लिए बुला लेते हैं क्योंकि अब सबको लग रहा है कि लियोनॉर्ड कुछ ही दिन में टपकने वाला है। इसके बाद हम घर की मेड फ्लोरा को गिब्सन के साथ वाइन स्टोर में देखते हैं। बात करें गिब्सन की तो वो भी लियोनॉर्ड की फैमिली का हिस्सा है और दोनों अभी स्टोर में वाइन टेस्ट करने आए हैं। वहीं स्टोर के बाहर हम बेन को देखते हैं जो वाइन कंपनी के लोगों से लियोनॉर्ड का नाम हटाकर अपना नाम लिख रहा था और अंदर गिब्सन वाइन के बदले फ्लोरा को अपने कपड़े उतारने को बोलता है तो फ्लोरा एक एक वाइन को टेस्ट करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है। फ्लोरा की जंगली जवानी को देखकर गिब्सन का मन बिगड़ता है और वो फ्लोरा के ऊपर टूट पड़ता है। पर फ्लोरा वहां से अपनी जवानी को बचाकर भाग जाती है और उसे रास्ते में बेन मिलता है जो फ्लोरा को बिना कपड़ों के देखकर उसे डांट लगाता है। फ्लोरा के पीछे पीछे गिब्सन भी डांट सुनने के लिए वहां आ गया था पर नशे में होने की वजह से गिब्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। अगले दिन हम मिस्टर कीच को देखते हैं जो बेन से मिलने वाइनरी के ऑफिस में आया था। पर लियोनॉर्ड तो अभी तक जिंदा था इसलिए बेन मिस्टर कीच से डील नहीं कर पाता और मिस्टर कीच बेन को 36 घंटे का वक्त देते हैं क्योंकि बेन ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि लियोनॉर्ड 36 घंटे में टपक जाएगा। घर आने पर बेन और घर वालों को डॉक्टर पवन से पता चलता है कि लियोनॉर्ड की तबीयत तो ठीक हो रही है पर अगर लियोनॉर्ड को दूसरा हार्ट अटैक आएगा तो उसकी मौत पक्की है। ये सुनकर घर वालों को निराशा और उम्मीद दोनों एक साथ मिली थी। वैसे जाते जाते डॉक्टर पवन उन्हें सलाह देते हैं कि लियोनॉर्ड का ख्याल रखने के लिए उन्हें एक अच्छी नर्स रख लेनी चाहिए जिससे लियोनॉर्ड की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। वही एडोन ये सुनकर बहुत खुश था कि उसके दादाजी ठीक हो गए। मतलब एडोन बाकी घर वालों की तरह लियोनॉर्ड को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। डॉक्टर के जाते ही बेन गुस्से में चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मिस्टर कीच को अपना मुंह कैसे दिखाएगा क्योंकि लियोनॉर्ड अब मरने नहीं बल्कि जीने वाला है। सारे घर वाले बेन को उसके कमरे में ले जाते हैं ताकि उनकी बातें सुनकर लियोनॉर्ड और एडोन को उनके प्लान के बारे में पता न चल जाए। अंदर आने पर सब सोचने लगते हैं कि अब लियोनॉर्ड का पत्ता कैसे साफ किया जाए। वो सब जानते थे कि लियोनॉर्ड थरकी इंसान है और घर की मेड फ्लोरा भी कंफर्म करती है कि लियोनॉर्ड ने भी उसके सामान की सवारी कई बार की है। तो अब सबको एक आइडिया आता है कि अगर वो सब उसके लिए एक नर्स बुलाते हैं जो लियोनॉर्ड को अपने जिस्म की आग से हमेशा के लिए बुझा दे। मतलब लियोनॉर्ड थरकी तो है ही और जब वो नर्स के गुफा की खुदाई करने का काम शुरू करेगा तो वो उत्तेजित होकर अपने आप हार्ट अटैक से मर जाएगा।
दिक्कत यह थी कि उन्हें वैसे नर्स मिलेगी कहाँ जो इस प्लान में उनका साथ दे। डस्टिन सजेस्ट करता है कि वे सब ग्रेवयार्ड के केयरटेकर की वाइफ को ही नर्स बनाकर रख सकते हैं, पर बेन के पास इससे बेहतर आइडिया था। बेन एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ कभी उसका भी इलाज हुआ था। बेन एक एक्सीडेंट में काफी घायल हुआ था और उसे ठीक करने में नर्स एना ने बहुत मदद की थी। बेन एना से मिलने के बाद उसे अपना प्लान बताता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एना अनमेरिड है और वो अक्सर अपने पेशेंट के घोड़े पर बैठकर सवारी करती रहती है। एना को पैसे चाहिए थे, वो इस काम में बेन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद बेन एना की गुफा की खुदाई करके अपने घोड़े को नमकीन पानी पिलाता है। खुदाई का काम पूरा होने के बाद बेन एना को एडवांस के रूप में एक बहुत बड़ी रकम देता है। एना उसके साथ एज ए नर्स चलने के लिए तैयार हो जाती है। घर आने पर बेन लियोनॉइड को होश में लाकर उसे एना से मिलवाता है और फिर एना को लियोनॉइड का ख्याल रखने को बोलकर सब वहाँ से चले जाते हैं। पर नीचे बेसमेंट के पैनिक रूम में हम बेन और इटेलिया को लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि इटेलिया को बेन और एना के अफेयर के बारे में पता चल गया था और इटेलिया फ्रस्ट्रेशन में अपने कपड़े फाड़ देती है। इटेलिया के संतरों और नमकीन झील के पानी को देखकर बेन की प्यास और बढ़ जाती है, तो वो इटेलिया की झील में डुबकी लगाकर अपनी प्यास बुझाने लगता है, जिसे इटेलिया भी इंजॉय कर रही थी। रात में डिनर के वक्त एडोन भी एना से मिलता है और एना के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों को देखकर एडोन का मन भी उन पहाड़ों पर चढ़ाई करने का हो जाता है। पर बेन और इटेलिया की डांट सुनकर उसे वहां से जाना पड़ता है। वैसे सुबह सुबह पानी ठंडा होता है, पर हमें पता है कि एना की गर्म जवानी पूरे पुल को गर्म बना देगी। वही बाहर गार्डन में हम डस्टिन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिस दौरान वो फ्लोरा की झील में झांकने की कोशिश में था। डस्टिन के साथ गिब्सन भी ट्रेनिंग कर रहा था और गिब्सन की नजर पूल में बिना कपड़ों की तैर रही एना पर पड़ती है। एना को देख गिब्सन का सारा नशा उतर जाता है। वही झाड़ियों में छिपकर एडोन भी एना की जवानी के फुल मजे ले रहा था। मजा तो तब आता है जब डस्टिन परेड करते हुए पूल के पास आता है और एना को पूल में देखकर वो भी पूल में गिर जाता है। आगे हम बेन को लैब में देखते हैं, जहाँ वो केमिकल टेस्ट करके अपनी वाइन को बेहतर से बेहतरीन बना रहा था। वही हम गिब्सन के हिडन टैलेंट को देखते हैं कि वो शराब पीकर उसके अंदर कितने केमिकल कितनी मात्रा में है वो सब बता देता है। तभी मिस्टर किच बेन को कॉल करके उनकी डील के बारे में पूछते हैं, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा हो गए थे। बेन उनसे थोड़ा और टाइम मांगता है। मिस्टर किच भी उसे एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, क्योंकि वो भी अपनी असिस्टेंट के संतरों के जूस को पीने में बिजी थे। आगे हम बेन को लियोनॉइड के कमरे में देखते हैं, जहाँ फ्लोरा और एना थे। फ्लोरा को रूम से भगाने के बाद वो लियोनॉइड को होश में लाने लगता है, क्योंकि उनके होश में आने के बाद ही तो एना अपना काम चालू करेगी। वही एना बेन को समझाती है कि वो लियोनॉइड के होश में आते ही उसे टपका देगी। अब एक सप्ताह गुजर जाते हैं, पर लियोनॉइड की हेल्थ में कुछ बदलाव नहीं आता। पर जब एना एक लव लेटर पढ़ रही होती है जो उसे एडोन ने भेजा था, उस लेटर के शब्दों को सुन लियोनॉइड का हाथ एना के तरबूजों पर चला जाता है। और अब जब लियोनॉइड को होश आ ही गया था, तो डॉक्टर पवन आके उन्हें वापस से समझाते हैं कि दूसरे हार्ट अटैक में लियोनॉइड टपक जाएगा, इसलिए उन्हें और एना को उनका ख्याल अच्छे से रखना होगा। आगे हम डस्टिन और बेन को देखते हैं, जो एना को सिखा रहे होते हैं कि एक आदमी के अंदर औरतों के कौन से तरीकों को देखकर वासना जाग उठती है। एना को सीड्यूस करना नहीं आता था, तो बेन उसे बताता है कि जब भी वो लियोनॉइड का टेम्परेचर मापने जाए तो अपनी ड्रेस की ऊपर वाली 2 बटन खोल दे, ताकि लियोनॉइड को संतरों के जूस को पीने की तलब बढ़े। ज्यादा से ज्यादा एना को लियोनॉइड की बॉडी को टच करना होगा। बेन की हरकतें देख एना हंस रही थी। लियोनॉइड के पास जाने पर एना को थर्मामीटर लियोनॉइड के बंदूक के पास से निकालना पड़ता है। लियोनॉइड भी अपने हाथों को एना की घाटियों के ऊपर फेर फुल मजे ले रहा था। लियोनॉइड बुढ़ापे में ऐसा है तो आप सोच सकते हो कि इसने अपनी जवानी में कितने कांड किए होंगे। तभी वहाँ एडोन आ जाता है, जो लियोनॉइड का हालचाल पूछने आया था, पर लियोनॉइड उसे डांट कर भगाने लगता है, क्योंकि अभी वो घाटियों से होते हुए एना के झील तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। पर एना एडोन को अपने कमरे में ले जाती है, क्योंकि उसके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई थी। अंदर एडोन बैटरी का वोल्टेज पता करने गया था, पर एना के छूते ही एडोन की बॉडी में करंट दौड़ जाता है और उसके टावर में बिजली दौड़ जाती है, पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तभी वहाँ बेन भी आ जाता है और वो एना को एक एडल्ट बुक देकर वहाँ से चला जाता है। नीचे बेसमेंट में हम डस्टिन को फ्लोरा के साथ परेड लेते हुए देखते हैं। डस्टिन ने रोल प्ले के लिए एक पूरा मिलिट्री कैंप ही लगा रखा था और फ्लोरा के बदन से सारे कपड़े उतारकर उसकी गुफा में अपने तोपों से हमला करता है। उनकी आवाजें इतनी तेज थी कि लियोनॉइड और एना भी उनके जंग की आवाजों को सुन पा रहे थे। अगले दिन एडोन मार्केट से एना के लिए बैटरी ले आया था, पर उसे पूरे घर में एना नहीं मिलती, क्योंकि वो पैनिक रूम में बेन के घोड़े के नीचे थी। बेन एना की झील से अपने घोड़े की प्यास बुझा ही रहा होता है कि उन्हें गेट पर किसी के होने की आवाज आती है। जब वो चेक करने गेट के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें बैटरी मिलती है, तो वो समझ जाते हैं कि एडोन ने उनको खुदाई करते हुए देख लिया है। ऊपर कमरे में आने पर वो दोनों देखते हैं कि एडोन को हाई फीवर हो गया है, क्योंकि उसने पहली बार किसी को खुदाई करते हुए देखा था। उधर गिब्सन शहर में दवा लेने गया था, पर वो बार में दारू पीने लगता है,
तो मजबूरन बेन और एना को शहर जाना पड़ता है। और अब उनको ये डर लग रहा था कि एडोन ने उनकी बातें तो सुन ली होगी, क्योंकि खुदाई करते वक्त वो दोनों लियोनार्ड को जल्दी टपकाने की बात कर रहे थे। एडोन ने उनकी बातें सुनी है या नहीं, ये पता करने का एक ही तरीका था कि एना एडोन से नजदीकियां बढ़ाए और पता लगाए कि उसे उसके प्लान के बारे में पता है या फिर नहीं। तभी उन्हें नशे में झूमता गिब्सन दिखता है, तो वो दवाई और उसे लेकर वापस घर आते हैं। लियोनार्ड के पास जाने पर वो एना को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और एना के संतरों को टेस्ट करने की कोशिश करने लगता है। पर एना लियोनार्ड को रेस्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि ज्यादा एक्साइटमेंट में उसकी जान भी जा सकती है। वही एडोन के पास आकर एना उसे सीड्यूस करने का ट्राई करती है, लेकिन एडोन पर उसका कोई असर नहीं होता। बेन से मिलकर एना बताती है कि एडोन को उन पर शक हो गया है, क्योंकि अभी वो स्ट्रेटेजी ऑफ मर्डर नाम की नोवेल पढ़ रहा था। अब रात में पूरा परिवार एक वॉर मूवी देख रहा था। एना को बेन एडोन के बगल में बैठा देता है ताकि एना एडोन को सीड्यूस कर सके। वही फ्लोरा डस्टिन को इशारा करके अपने साथ वॉर जोन में ले जाती है और दोनों वापस बिना कपड़ों के परेड करने में जुट जाते हैं। और इधर हॉल में एना एडोन के उंगलियों को पकड़कर अपनी गुफा की ओर बढ़ा रही होती है, पर एडोन ये सब देखकर वहां से भागकर अपने रूम में आ जाता है। तो रात में एना वापस एडोन के रूम में आकर उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर एडोन कमरे की लाइट्स ऑफ करने लगता है, पर एना दोबारा लाइट्स ऑन करके एडोन को अपनी जवानी दिखाने लगती है। पूरे कपड़े उतारने के बाद वो एडन के बिस्तर में घुस रही होती है, पर एडोन वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सब उसके दादाजी की जान लेने वाले हैं। पर एना उसे समझाती है कि वो लियोनार्ड को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहती है। अगर उसे लियोनार्ड को मारना होता तो उसने उसे कब का मार दिया होता। वो बस लियोनार्ड को घर वालों की सच्चाई बताना चाहती है। ये सुनकर एडोन को एना पर भरोसा हो जाता है और इसके बाद एडोन एना को अपने घोड़े पर बैठाकर दूर तक दौड़ाता है। इस शानदार रेस के खत्म होने के बाद एना बेन से मिलती है और उसे बताती है कि एडोन को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब एना सच में लियोनार्ड की जान बचाना चाहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे घर में इस बात से अफरा तफरी मची हुई है कि बुड्ढा फिर से जवान हो गया है। वो सब बैल्कनी से देखते हैं तो पता चलता है कि गार्डन में एना लियोनार्ड के लॉलीपॉप को चूस रही है, पर रियलिटी में एना लियोनार्ड के जूते से मिट्टी निकाल रही थी। वो अब सोच रहे थे कि बुड्ढा मरेगा, पर लियोनार्ड मस्ती में टहलता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे मिस्टर किच बेन को मिलने बुलाते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल गया था कि इन नमूनों से कुछ भी नहीं होने वाला। मिस्टर किच से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद बेन बहुत चिल्लाता है और घर आके वो एना को भारी रकम का चेक देता है, पर एना वो चेक लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो सबको बताती है कि लियोनार्ड की हालत देख उसे तरस आया और उसने जानबूझकर उनकी तबीयत सही कर दी। वही हम देखते हैं कि रेडियो की मदद से लियोनार्ड और एडोन उन सब की बातें सुन रहे थे। बेन ये सुनकर भड़क जाता है कि एना ने उन्हें डबल क्रॉस किया और लियोनार्ड की जान लेने की जगह उसने बुड्ढे की उम्र बढ़ा दी। गुस्से में आकर वो अब अपने मंसूबे बताने लगता है, जिससे लियोनार्ड और एडोन दोनों ही सुन रहे थे। जिसके बाद लियोनार्ड सभी को अपने घर से निकाल देता है और इस बात से गिब्सन भी काफी खुश था, क्योंकि डस्टिन के जाने के बाद फ्लोरा की झील में सिर्फ उसका घोड़ा ही पानी पिएगा। उनके साथ एडोन को भी जाना पड़ता है, पर लियोनार्ड एडोन को बताता है कि उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एंड में हम देखते हैं कि लियोनार्ड ने एना से शादी कर ली है और वो हनीमून पर गया है, जहां वो साथ में डिनर करते हैं। रात में होटल में आने के बाद लियोनार्ड एना की गुफा में खुदाई करना चाहता था, पर एना उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे पता है कि खुदाई के वक्त लियोनार्ड की जान चली जाएगी। पर रात में लियोनार्ड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एना की गुफा में अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मर जाता है। जिसके बाद एना ने लियोनार्ड को रोजलैंड के कब्र के पास दफना दिया था और ऐसे ही लियोनार्ड की शानदार जिंदगी खत्म हो जाती है। वासना एक एहसास है, पता नहीं लोग इसे गलत क्यों समझते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।